नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम बीएड एंट्रेंस टेस्ट जो पंजाब में करवाया जाता है, आज हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से पिछले कुछ सालों में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज या क्वेश्चन आए या पूछे गए हैं बीएड एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम में। तो हम आज उसके बारे में एक-एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन आपको खोजना है कि ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। तो जैसे आप पहला देख सकते हैं, ट हलंत, श हलंत, ख हलंत और फ हलंत। तो ये चारों में से अब आपको खोजना है ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ऊष्म व्यंजन है श हलंत ऊष्म व्यंजन है, ऑप्शन बी। तो उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी स्पेलिंग सही है? कौन सा शब्द बिल्कुल सही ढंग से लिखा गया है। तो अब हम आपको एक एक करके शब्द पढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द है कंगन, फिर है टक्कन, फिर दंत, फिर चंचल। तो ये सभी शब्दों में से जो डी ऑप्शन है चंचल, वह शब्द बिल्कुल सही या बिल्कुल ठीक ढंग से लिखा गया है, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में अन्न उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अन्न शब्द मतलब अन्न उपसर्ग, जो उपसर्ग आपको पता है, जैसे डेफिनेशन में आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जो शब्द किसी भी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वह उपसर्ग होते हैं। तो अन्य शब्द कौन से शब्द में प्रयोग नहीं हुआ है? तो अब हम इसके एक एक करके शब्द पढ़ते हैं। अनाचार, बी अनादि, सी अनाथ और डी अनुपस्थित। तो कौन सा शब्द है जिसमें अन्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वह है सी अनाथ। अनाथ शब्द में अन्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है या अन्य उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है? अब हमें पर्यायवाची सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या होते हैं पर्यायवाची। जैसे पर्यायवाची होते हैं जो शब्द, जैसे कि अगर किसी शब्द को आपने लिखा, उसकी जगह आप वही उसी की तरह का कोई अलग शब्द प्रयोग करें, उसे पर्यायवाची कहते हैं। या जैसे समान जो शब्द होते हैं बिल्कुल, जिसका मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, तो उनको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची कौन सा रहने वाला है? तो पट या पग या पथ या पय। तो ए पट रहने वाला है पर्यायवाची, इसका ऑप्शन ए रहने वाला है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची पट होता है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपकार शब्द का विलोम है? विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा। जो उपकार शब्द का विलोम है, उल्टा है, तो कौन सा शब्द रहने वाला है? वो प्रतिकार, स्वीकार, अपकार, उदार। तो आपके हिसाब से कौन सा शब्द रहने वाला है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। तो अब हम इसका आंसर सही ढंग से आपको पहले बता देते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है सी अपकार। तो उपकार का विलोम शब्द है अपकार। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 126वां प्रश्न, जिसे भुलाया ना जा सके डैश इस काव्यांश के लिए किस एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन से का प्रयोग किया जा सकता है जिसे भुलाया ना जा सके? तो जैसे सबसे पहले अस्मरणीय, अविस्मरणीय, विस्मरणीय, संग्रहणीय। तो अब हमें इन सभी शब्दों में से एक शब्द को चुनना है जिसे ना भुलाया जा सके, जिसका वाक्यांश एक शब्द के लिए चुनना है। तो अब हम 126वें का आंसर है बी अविस्मरणीय। जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मरणीय होता है उसका एक शब्द अगर हमें लिखे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी शब्द है? तो अविकारी शब्द कौन सा है? सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण या विशेषण। तो इनमें से कौन सा अविकारी शब्द है? तो 127वें का आंसर है हमारा सी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है। उसके बाद 128वें की ओर चलते हैं हम। उस बालक को देखो, उस बालक को देखो डैश इस वाक्य में प्रयुक्त उस शब्द का क्या अर्थ है? या उस शब्द को हम क्या बोल सकते हैं? सर्वनाम बोल सकते हैं, संबोधक बोल सकते हैं, क्रिया बोल सकते हैं या सार्वनामिक विशेषण बोल सकते हैं। तो उस शब्द को हम क्या बोल सकते हैं? तो उस शब्द को हम बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। उसमें उस शब्द की उसको मतलब एक विशेषण की तरह प्रयोग किया गया है। तो हम अगर सिर्फ विशेषण दिया गया होता तो हम विशेषण लिखते।
और अगर जैसे हमें पर्टिकुलर विशेषण का भी आगे भेद दिया हुआ है सार्वनामिक विशेषण, तो अब हमें उसे सार्वनामिक विशेषण ही लिखेंगे। तो उसके बाद 129 प्रश्न की ओर चलते हैं। पूजन शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है? पूजन शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा तो क्या होने वाली है? एक शब्द से पहले हम सारे प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पूजती, पूजनीय, पूजा और पूज्य। तो अब हमें एक शब्द को चुनना है जो पूजन शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर रहने वाला है पूजा। पूजा शब्द है जो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। उसके बाद 130वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मैंने मयंक को पुस्तक दी, डैश इस वाक्य के रेखांकित शब्द अंश में किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो अब हमें कारक पहचानना है कि कौन सा कारक या किस कारक के भेद का प्रयोग मैंने मयंक को पुस्तक दी का प्रयोग किया गया है। तो आपने सभी कारकों को अच्छे से पढ़ा होगा, 8 के 8 कारकों को। तो अब हमें इसमें पहचानना है कि मैंने मयंक को कौन सी पुस्तक दी, मयंक को में कौन सा कारक है। तो 130वें का आंसर है सी, संप्रदान कारक। संप्रदान जैसे आपने अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा, तो कारकों को जैसे हम एक राइमिंग से पढ़ते थे या पोएम की तरह पढ़ते थे, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे हम पढ़ते थे। तो जो संप्रदान कारक है मयंक को पुस्तक दी, इसमें मयंक को संप्रदान कारक कहलाए। उसके बाद आगे चलते हैं हम 131वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? निजवाचक सर्वनाम, आज तुमने क्या खाया, वह स्वतः ही जाना जाएगा, जो करेगा सो भरेगा, मैं पढ़ रही हूँ। तो इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो अब हम इस वाक्य में अब आप देख सकते हैं कि जैसे जो करेगा सो भरेगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माला ने राधा को पुस्तक दी, डैश इस वाक्य में क्रिया के किस भेद का प्रयोग किया गया है? माला ने राधा को पुस्तक दी। सबसे पहला अकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो आप अब हम देखेंगे कि कौन सी क्रिया का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। राधा माला ने राधा को पुस्तक दी। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निपात है? निपात, तो आप निपात शब्दों से भली भांति परिचित होंगे। तो अब हम निपात शब्दों को देखते हैं। ही, है, हे, हो, इनमें से कौन सा शब्द निपात है? तो अब हम निपात का बताते हैं आपको। इसमें ही शब्द निपात है, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन निपात है। तो उसके बाद हम 134वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बहादुरी से लड़ने वाला सिपाही अंत में जीत गया, डैश इस काव्य में रेखांकित अंश में किस पदबंध का प्रयोग किया गया है? तो बहादुरी से लड़ने वाला, बहादुरी से लड़ने वाला, ए तो सबसे पहले संज्ञा पदबंध, बी क्रिया पदबंध, सी विशेषण पदबंध और डी सर्वनाम पदबंध। तो इसमें सी विशेषण पदबंध का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें लड़के का बहादुरी से लड़ने वाला सिपाही, जो सिपाही है वो बहादुरी से, इसमें उसकी विशेषता का बताया गया, विशेषता बताई गई है कि वो बहादुरी से लड़ता है, तो इसलिए विशेषण पदबंध इसमें आएगा। तो उसके बाद 135वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अध्यापिका कक्षा में गई तो वहां सभी विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ते देखा, डैश इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? स्थानवाचक, क्रिया विशेषण, विधिकरण, समुच्चयबोधक, अकर्मक क्रिया, गुणवाचक विशेषण। तो अब हमें पता लगाना है कि वह शब्द क्या है इन सभी ऑप्शंस में से। तो इस सभी ऑप्शन में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि वहां यहाँ ये शब्द स्थान का बोध कराते हैं हमें, तो इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो उसके बाद अब हम चलते हैं 136वें प्रश्न की ओर। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं मिश्र वाक्य में? तो सबसे पहले 1, 2, 3 या 4 कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका ऑप्शन है सी,
तीन प्रकार के होते हैं मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 137वां प्रश्न, निरोग की संधि क्या होगी? जो निरोग है उसकी संधि क्या होगी? निरोग शब्द की संधि अब हम देखेंगे कि निरोग की संधि क्या होगी। तो अब हमें इसका पता लगाना है। सबसे पहले जैसे निरोग दे रखा है हमें शब्द, फिर उसका निरोग, फिर निह रोग, उसके निश रोग। इस शब्द की क्या संधि रहने वाली है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं सभी हमने ऑप्शन पढ़ दिए थे, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, निरोग। इसकी संधि होगी, नी प्लस रोग की संधि होगी निरोग। उसके बाद 138वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास आपको भली भांति आप सभी समासों से परिचित होंगे, 6 उसके जो हमारे भेद होते हैं समास के। तो अव्ययी भाव कौन सा समास? सबसे पहले ए राजकुमारी, बी यथाशक्ति, सी दोपहर और डी नील कमल। तो इन सभी निम्नलिखित में से अव्ययी भाव कौन सा समास है? अब हमें पता लगाना है। तो इसका उत्तर रहने वाला है बी यथाशक्ति। इसका उत्तर रहेगा यथाशक्ति। जो अव्ययी भाव समास है वो यथाशक्ति है। उसके बाद 139वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभ सकती, डैश इस अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? अधजल बर्गरी छलकत जाए, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और डी ओछे की प्रति प्रीत बलु की भीत। तो अब हमें 139वें प्रश्न में जो हम देख सकते हैं कि हमें सिंप्लीफाई किया गया है एक मुहावरा, तो हमें उसके मुहावरा कौन सा उसकी जगह वर्तनी की जा सके कि उसका हमें पता लगाना है। तो जैसे कि 139वें का आंसर रहने वाला है वह डी रहने वाला है, ओछे की प्रीत बलु की भीत। तो आप समझ सकते हैं कि तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभ सकती। उसके बाद 140वें का आंसर है रिक्त स्थान भरिए, घर का बेदी डैश ढाए। तो छत, वज्र, लंका, सब। तो इसका आप अपने हिसाब से उत्तर दीजिएगा। हम आपके कमेंट पढ़ेंगे इसके, आप उत्तर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा कि आपके हिसाब से इसका क्या उत्तर रहने वाला है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम सीता या राधा पढ़ रहे हैं, राम सीता या राधा पढ़ रही है, राम सीता या राधा पढ़ रही है, राम सीता या राधा पढ़ रहे हैं। तो इन सभी वाक्यों में आपको लग रहे होंगे ये एक जैसे दिखने वाले वाक्य हैं, परंतु शुद्ध वाक्य हमें जो बिल्कुल ठीक हो वाक्य हमें उसको पहचानना है। तो इसका वाक्य रहने वाला है बी, राम कोमा सीता या राधा पढ़ रहे हैं। ये हमारा आंसर रहने वाला है, पढ़ रही है। ठीक है। उसके बाद 142वें, ब्लैक बोर्ड का हिंदी अनुवाद क्या है? ब्लैक बोर्ड का हिंदी अनुवाद श्वेतपट्ट है, श्यामपट्ट है, नीलपट्ट है या हरितपट्ट है? तो इसका आंसर बी रहने वाला है, श्यामपट्ट। तो हम ब्लैक बोर्ड को श्यामपट्ट भी कहते हैं। जैसे कि हमने विभिन्न टीचिंग प्रैक्टिस में लिखा होगा कि जैसे हम लिखते हैं अगर आप हिंदी का कोई भी लेसन प्लान बनाए तो आपके लिए एक स्पेशल साइड में कॉलम दिया होता है ब्लैक बोर्ड का, तो उसको हम हिंदी में जरूर लिखते हैं श्यामपट्ट। उसके बाद हम अगला चलते हैं 143वें की ओर, कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी अनुवाद क्या है? तो ए संविधान, बी विविधान, सी कानून और डी विवरण पुस्तिका। तो इसका आंसर ए रहने वाला है, संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में संविधान कहते हैं। उसके बाद 144 प्रश्न की ओर चलते हैं। तलवार की धार मुहावरे का अर्थ है बहुत तेज धार, बहुत अधिक काम, पथरीला रास्ता, कठिन काम। तो इसका आंसर रहने वाला है डी कठिन काम। तलवार की धार मतलब कि बहुत कठिन काम, कि जैसे हम किसी को भी ऐसे मुहावरों में बोल देते हैं कि यह काम तो तलवार की धार पर करने जैसा है, तो बहुत कठिन काम। तो उसके बाद 145वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इस वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग उचित रहेगा? वह मेरी बात नहीं सुनता, वह मेरी बात नहीं सुनता। तो
अब हमें किस चिन्ह का प्रयोग करना है इसमें? ए पूर्ण विराम, बी प्रश्नोचित, उसके बाद सी विस्मयादिबोधक, उसके बाद डी सेमीकोलन कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में। इसमें हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे क्योंकि वाक्य पूरा खत्म हो चुका है, वह मेरी बात नहीं सुनता, उसके बाद पूर्ण विराम आता है जब भी हम पूरा वाक्य खत्म कर देते हैं। उसके बाद निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और इसके आधार पर प्रश्न संख्या 146 से 150 के उत्तर दीजिए। अब हमें ये अनुच्छेद या जैसे आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, हम इस पैराग्राफ को आपको पढ़कर एक बार बता देंगे और उसके बाद इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको बता देंगे। लेकिन ये पैराग्राफ हर पेपर में सेम नहीं आता, हर पेपर में अलग अलग आता है और पेपर के हिसाब से, पेपर में भी नहीं बल्कि जैसे आपकी पुस्तिका ए बी सी ऐसे होगी तो हर पुस्तिका में ये पैराग्राफ अलग आएगा आपके लिए। तो उसके बाद हम आप पैराग्राफ पढ़ते हैं या अनुच्छेद को पढ़ते हैं। विदेश में भी हिंदी भाषा के रूप में फल फूल रहा है। विश्व के 236 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई विविधता से हो रही है। बाजार की भाषा के रूप में भी हिंदी विकास कर रही है। यह सच है कि बाजार की स्वीकार्यता और राजनीति प्रोत्साहन भाषा के विकास को ताकत देते हैं। इसी के कारण भाषा रोजगार देने की क्षमता पाती है। रेडियो, टीवी और कंप्यूटर पर हिंदी में कार्यक्रम करना अब सरल होता जा रहा है। कृति देव, मंगल, यूनिकोड आदि के प्रचलन से हिंदी में कार्य करना सुविधाजनक हो गया है। ये सभी आपको कृति देव, मंगल, यूनिकोड आप जैसे हमने लिखा हुआ है ये सभी, तो ये एक फॉन्ट होते हैं जिससे कि हिंदी कंप्यूटर में टाइप की जाती है। आपको इसका भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए जरूर। स्मार्टफोन जैसे आधुनिक उपकरणों में इनबिल्ट हिंदी भाषा के फॉन्ट दिए जा रहे हैं। इन कारणों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर तेजी से हिंदी का लोकप्रियता बढ़ रही है। टेलीविजन और सिनेमा गाँव में भी तेजी से हिंदी भाषा की स्वीकार्यता बढ़ रही है। हॉलीवुड फिल्में अब बड़ी मात्रा में हिंदी में डब होकर रिलीज हो रही हैं। अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है 146वां, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर हिंदी तेजी से लोकप्रिय क्यों हो रही है? सबसे पहला, यह सरल भाषा है। बी, यह संपर्क भाषा है। सी, स्मार्टफोन पर आधुनिक उपकरणों में इनबिल्ट हिंदी भाषा के फॉन्ट दिए जा रहे हैं। और डी, यह संस्कृत से उपजी भाषा है। तो इसका आंसर रहने वाला है सी। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व में कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई विविधता से हो रही है? तो इसका आंसर है ए कि 236 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। उसके बाद 148वें प्रश्न का, गाँव में हिंदी की स्वीकार्यता किस कारण बढ़ रही है? सबसे पहला, हिंदी फॉन्ट के कारण, टेलीविजन और सिनेमा के कारण, विदेशी प्रभाव के कारण या संपर्क भाषा होने के कारण। तो इसका आंसर रहने वाला है सी, टेलीविजन और सिनेमा के कारण। जैसे कि गांव-गांव में आजकल सिनेमा, टेलीविजन पहुंच चुका है तो हिंदी की भाषा या हिंदी की स्वीकार्यता टेलीविजन और सिनेमा के कारण गांव में बढ़ रही है। उसके बाद 149वां प्रश्न, भाषा की रोजगार देने की क्षमता किस कारण बढ़ती है? बाजार की स्वीकार्यता और राजनीतिक प्रोत्साहन के कारण, कृति देव, मंगल, यूनिकोड आदि के प्रचलन के कारण, गांव में भाषा की स्वीकार्यता के कारण, विदेश में संपर्क भाषा के रूप में फलने फूलने के कारण। तो इसका आंसर रहने वाला है ए, बाजार की स्वीकार्यता और राजनीतिक प्रोत्साहन के कारण। उसके बाद 150वां प्रश्न है, कौन सी फिल्म अब बड़ी मात्रा में हिंदी में डब होकर रिलीज हो रही हैं? सबसे पहला आंसर है उड़िया की, दूसरा जापान की, तीसरा संस्कृत की और चौथा हॉलीवुड की। तो इसका आंसर रहने वाला है डी, हॉलीवुड की। जो बाहर की फिल्में हैं वो हिंदी में डब हो रही हैं क्योंकि हिंदी का प्रचलन देशों में बढ़ चुका है, विभिन्न देशों में बढ़ चुका है। तो आपको आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बहुत हद तक प्रश्न समझ भी आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें जेबी स्टेशन हमारा इंस्टाग्राम पर चैनल है और हमारा इसी नाम से चैनल टेलीग्राम पर भी है, तो आप आकर वहां पर हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस प्रश्न में डाउट था, तो हम आपको पूरी
क्लैरिफिकेशन देंगे उस प्रश्न के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इस प्रकार की वीडियोस चाहिए हैं, या फिर आपको कोई पुराने सैंपल पेपर चाहिए बीएड से रिलेटेड, किसी भी मतलब जैसे आपने बीएड हिंदी पंजाबी में किसी में भी करना है तो आपको पुराने सैंपल पेपर हम वहाँ पर इशू कर देंगे या आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के ऊपर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।